नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं सभी आप। आशा करते हैं कुशल मंगल होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी में आपने कई नाम सुने होंगे, जैसे नवनिर्मित ध्वनियाँ, आगत ध्वनियाँ, आगत स्वर, आगत व्यंजन, गुच्छ व्यंजन, द्वितीय व्यंजन, मुक्ताक्षर, बाध्याक्षर, कारांत, ये क्या होता है। तो मित्रों, आज हम इनके बारे में थोड़ी विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। आपको एक एक चीज़ अच्छी तरीके से समझाई जाएगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बने रहिए मेरे साथ अंत तक। और इसके अतिरिक्त एक छोटा सा निवेदन और रहेगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक इस वीडियो को आवश्यक रूप से पहुंचाइए। तो चलिए मित्रों, करते हैं आज का टॉपिक अपना प्रारंभ। जैसे आपने सुना है कई जगह नवनिर्मित ध्वनियाँ, नवनिर्मित ध्वनियाँ। भाई नवनिर्मित ध्वनियाँ कौन कौन सी होती है। इसके अतिरिक्त आपने सुना होगा आगत ध्वनियाँ, आगत ध्वनियाँ, तो ये होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, प्राचीन समय में हमारे देश पर अनेक मुस्लिम आक्रांता हुए, उन्होंने आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद वो हमारे देश में रच बस गए। तो उनके जो शब्द हैं कुछ, वो हमारे हिंदी भाषा में आ गए, उन्हें हम विदेशज शब्द भी कहते हैं। बात करते हैं हिंदी भाषा के शब्दों की, तो इसमें जैसे विदेशज शब्द, देशज शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और संकर शब्द, 5 प्रकार के शब्द होते हैं। इनके बारे में हम बाद में कभी चर्चा करेंगे, परंतु आज हम इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आगत स्वर, आगत व्यंजन है क्या और हिंदी में इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, हम इनको ग्रहण क्यों करते हैं, तो इसके बारे में चलिए समझिए। पहले यहाँ पर लिख लीजिए आगत व्यंजन। पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, आगत व्यंजन। परीक्षा में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से आगत व्यंजन कौन सा है, और 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उनमें से छांटना पड़ता है। तो देखिए, आगत व्यंजन किसे कहते हैं, इनकी छोटी सी परिभाषा लिख लेते हैं। पहले लिखिए, उर्दू भाषा के कुछ शब्दों का सही उच्चारण करने के लिए सही उच्चारण अब कही है कि क्या कि जैसे उर्दू भाषा के शब्द हैं, तो क्या है कि वो हिंदी में हम अगर उनको बोलें तो उसका उच्चारण शुद्ध रूप से नहीं कर पाते, तो ठीक है, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। कुछ व्यंजनों के नीचे, व्यंजनों के लिखोगे, के नीचे क्या लगा दिया जाता है, तल बिंदु कह सकते हैं, नुक्ता कह सकते हैं। तल बिंदु, नुक्ता लिख लो, तल बिंदु, नुक्ता लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, तल बिंदु या नुक्ता लगा दिया जाता है, उन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। उन्हें आगत लिखो व्यंजन कहते हैं। आई बात समझ में। अब देखो, इसको समझते हैं पहले, बाद में ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इनको अरबी फारसी ध्वनियाँ भी कहते हैं। आगत व्यंजन के साथ साथ इनको क्या कहते हैं, अरबी फारसी ध्वनियाँ भी कहते हैं। लिख लेना, अरबी फारसी ध्वनि, अरबी फारसी ध्वनि। वर्ण नहीं कहेंगे हम, इनको क्या कहेंगे, ध्वनि कहेंगे। आई बात समझ में। अब देखिए, किसी शब्द के माध्यम से हम इसको समझते हैं। क्या करते हैं, किसी शब्द के माध्यम से समझते हैं। ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, यहाँ तक आपने लिख लिया। अब क्या है,
एक शब्द लेते हैं, कोई भी शब्द ले लो, जैसे मैं यहाँ शब्द ले रहा हूँ एक, ये जो आपको अच्छी तरह दिख रहा होगा, एक शब्द तो है ये गजल और एक शब्द है ये गजल। अब देखिए मैंने यहाँ क्या कहा कि शब्द के नीचे क्या लगा जाए, तल बिंदु या नुक्ता लगा दिया जाता है। अब नुक्ता किसे कहते हैं, जैसे ये जय लिखा है इसके नीचे एक बिंदी लगा दी जाती है ऐसे, तो इसे क्या कहते हैं, तल बिंदु कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, नुक्ता। अब इन दोनों का उच्चारण अलग अलग रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये क्या है, ये आगत ध्वनि है। क्या है, आगत ध्वनि है, ये आगत ध्वनि नहीं है। जब हमने स्पर्श व्यंजन किए थे तो उसमें देखा था कि मैंने आपको बताया था कि जय कौन सा व्यंजन है, जय एक तालव्य व्यंजन है। कैसा व्यंजन है, तालव्य है ना। जय का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य है। तो अब ये जय सर ये कहाँ से बोला जाएगा, अब इसकी ध्वनि अलग निकलेगी। जैसे अब देखो मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, जरा सुनना भी, इसमें क्या अंतर है, इन दोनों में अंतर होता है। जैसे ये बोला जाएगा गजल, क्या बोला जाएगा, गजल, और ये गजल, एक गजल एक गजल, एक, तो इन दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, आगत व्यंजन कहते हैं। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है, 5। कितनी है, 5। क, ख, ग और जय, इसके साथ साथ फ। आई बात समझ में। अब देखिए, अब ये जो फ है, अंग्रेजी में हम कई बार क्या करते हैं, फ लिखने के लिए हम कई बार तो एफ का प्रयोग करते हैं, कई बार पीएच का प्रयोग करते हैं। ये भी फ है, ये भी फ है, परंतु हिंदी में इनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। एक होता है अपने हिंदी का फ और एक होता है अपना आगत व्यंजन फ। अब इसमें अंतर क्या होता है, देखिए ये एक जो फ है, अब देखो मैं यहाँ एक स्पेलिंग लिख रहा हूँ, FATHER, फादर लिखा, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, कैसे, PHATHER। क्यों, क्योंकि देखिए ये भी फ है, ये भी फ है, परंतु दोनों का उच्चारण क्या है, अलग अलग है। अब इसका सर ये कैसे लिखते हैं, हम कई बार लिखते हैं PHONE, जिसने सबको बर्बाद किया है, सबको आबाद किया है, कौन है ना। तो ये क्या है, अब इसका उच्चारण अलग अलग होता है। जैसे एक बोलते हैं हम फूल, क्या बोलते हैं, फूल, और एक जिस प्रकार उसका उच्चारण है वह का, है ना, ऊपर का दांत और नीचे का होठ, वहीं फ का उच्चारण होता है, वहीं वह का होता है। कौन से, इस आगत का। देखिए फूल 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 फूल, यानी कि ऊपर का दांत और नीचे का होठ जब टकराते हैं तब क्या बनता है, फूल, और वो क्या है, अपना आगत व्यंजन। आई बात समझ में। तो दोनों में ये अंतर होता है। अब बात कर लेते हैं हम आगत स्वर की। किसकी, आगत स्वर की। चलो ये लिख लिया होगा, अब नया पेज ले लेते हैं। लिखिए आगत स्वर, क्या लिखेंगे, आगत स्वर। हिंदी में ऐसी बहुत सी ध्वनियाँ हैं अरबी फारसी की जिसको बोलने के लिए नुक्ते का प्रयोग किया जाता है। जैसे गाजियाबाद, आई बात समझ में, उसके नीचे नुक्ता लगता है ना। तो ऐसे और भी शब्द हैं। आगत स्वर के बारे में बात कर लेते हैं। आगत स्वर वही, यानी कि ऐसी भाषा अर्थात अंग्रेजी भाषा, इसे अंग्रेजी स्वर भी, आगत स्वर को क्या कहते हैं, अंग्रेजी स्वर भी कहते हैं। आपको पता है कि ये एक ही होता है, कौन सा, ओ। अब देखिए इसकी परिभाषा देखिए, अंग्रेजी भाषा के, फटाफट लिख लो, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों का वही सही उच्चारण करने के लिए, सही उच्चारण करने के लिए आगत स्वर का प्रयोग किया जाता है। आगत स्वर का प्रयोग, इसको समाप्त कर देंगे आज हम, किया जाता है। आगत स्वर का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है, देखिए आगत स्वर आपको पता होता है, एक होता है ऐसे, ठीक है, यानी कि इसे अर्ध चांद कह सकते हैं। ए के ऊपर क्या लगता है, अर्ध चांद। आई बात समझ में, क्या लगता है, अर्ध चांद।
अब कुछ शब्द हैं जैसे कॉलेज है, इसको हम ना तो कॉलेज बोल सकते हैं ना कॉलेज बोल सकते हैं। आई बात समझ में? ये बीच की ध्वनि आएगी, क्या आएगी? कॉलेज, कॉलेज। ना पूरा को बोलेंगे ना पूरा आ बोलेंगे। आई बात समझ में? इसी प्रकार जैसे ना तो डॉक्टर बोलेंगे ना डॉक्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डॉक्टर। ना तो ओ की ध्वनि आएगी ना पूरी आ की आएगी, बीच की ध्वनि आएगी, क्या आएगी? डॉक्टर। आई बात समझ में? अब इस प्रकार आ का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं गुच्छ व्यंजन और द्वित्व व्यंजन की। ठीक है, चलिए ये लिख लिया आपने, आगत स्वर आगत व्यंजन आपके अच्छी तरीके समझ में आ गया। अब लिखिए आप गुच्छ व्यंजन। पहले क्या लिखेंगे? गुच्छ व्यंजन। ये क्या होता है भी गुच्छ व्यंजन? आप सबको पता है। अब देखिए, यदि किसी शब्द में, लिख लिए साथ साथ में लिख लीजिए, यदि किसी शब्द में, लिखने की बात समझेंगे, यदि किसी शब्द में दो भिन्न भिन्न व्यंजन, भिन्न भिन्न व्यंजन की आवर्ती हो, क्या हो? भिन्न भिन्न व्यंजनों की, भिन्न भिन्न व्यंजनों की आवर्ती हो। शब्द में तो आपको पता है कि व्यंजन आते रहते हैं, आवर्ती होती रहती है। अब आवर्ती हो, और एक कंडीशन और है इसके साथ, क्या कंडीशन है? और पहले वाला व्यंजन स्वर रहित हो, स्वर रहित। अब देखिए, व्यंजन अपने आप में आपको पता ही है अधूरे होते हैं, परंतु यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्वर सहित की। आई बात समझ में? यानी कि दो भिन्न भिन्न व्यंजन आएंगे, उसमें एक में तो स्वर लगा होगा और दूसरा क्या होगा? स्वर रहित। इसको ब्रैकेट को हटा दें, यहाँ पर आप सीधा लिख लीजिए, आप पहले वाला व्यंजन स्वर रहित हो, लिखिए स्वर रहित हो, उसे गुच्छ व्यंजन कहते हैं, गुच्छ व्यंजन कहते हैं। कैसे कहते हैं? देखिए भाई, अब उदाहरण लिखिए। अब कैसे होगा देखिए, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्यारी, क्या लिखा? प्यारी। अब यहाँ देखिए, दो भिन्न भिन्न व्यंजन आ रहे हैं, दो भिन्न भिन्न व्यंजन आ रहे हैं, और पहले वाला व्यंजन क्या है? स्वर रहित है। सर स्वर रहित है, इसका कैसे पता करेंगे? चलिए देखिए अभी, इसका ऐसे पता करेंगे अभी। देखिए कैसे पता करेंगे भी ये स्वर रहित है या स्वर रहित नहीं है। चलिए अब देखिए, प्यारी, इसके अतिरिक्त आप और लिख लीजिए प्यासी, न्यारी, कुछ भी लिख सकते हैं, प्रेम। आई बात समझ में? अब सर इसका पता कैसे चलेगा कि पहले वाला व्यंजन अधूरा है या पूरा है, स्वर है या नहीं है? अब देखिए, इसका हम क्या क्या करते हैं? वर्ण विच्छेद करते हैं। क्या करते हैं? वर्ण विच्छेद करते हैं। प प्लस य प्लस आ प्लस र प्लस बड़ी ई है तो बड़ी ई। आई बात समझ में? रही बात प्रेम की, तो प्रेम में मैंने आपको कितनी बार बता चुका हूं मैं कि जो र नीचे लगता है वो हमेशा पूरा होता है और जो ऊपर लगता है वो अधूरा होता है। जिसने किसी को अपने कंधे पर बैठा रखा है वो क्या रहेगा? अधूरा रहेगा। आई बात समझ में? यानी कि जो कंधे पर बैठा है वो क्या रहेगा? अधूरा रहेगा। अब ये प है, रे के कंधों पर बैठा है, ये प क्या है? अधूरा है। उसी प्रकार अगर इस मैं के ऊपर रे आ जाता, जैसे कर्म लिखते हैं, उदाहरण के लिए जैसे समझ लो कर्म, ये लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या है? मैं पूरा है और ये रे क्या है? स्वर रहित है, अर्थात अधूरा है। आई बात समझ में? अब देखिए, ये हमने वर्ण विच्छेद किया प्यारी का। अब देखिए प और ये दोनों क्या आगे? अपने व्यंजन वर्ण आगे आगे, और दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं, न्यारे न्यारे हैं। आई बात समझ में? इसलिए ये क्या है? गुच्छ व्यंजन है। क्या है? गुच्छ व्यंजन है। इसी प्रकार प्रेम का कर लेते हैं। अब देखिए, प प्लस र प्लस ए प्लस मैं प्लस है,
यही तो होगा। अब आपको पता है मैं में क्या है, ए सम्मिलित है, तो यहाँ मैंने ए लिख दिया। अब प रे ए मैं ए, अब देखो प रे मैं, बोल के देखो प रे, आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अपने ये दोनों व्यंजन क्या हैं, अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, गुच्छ व्यंजन कहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं द्वित्व व्यंजन की। किसकी? द्वित्व व्यंजन। लिखिए द्वित्व व्यंजन। अब द्वित्व व्यंजन क्या होगा, अब देखिए, जब किसी शब्द में, जब किसी शब्द में एक व्यंजन वर्ण की आवर्ती होती हो, एक व्यंजन वर्ण की, एक व्यंजन वर्ण की आवर्ती, आवर्ती आपको पता ही है, आवर्ती होती हो, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन कहते हैं। कैसे कहते हैं, अब देखिए, अब समझते हैं इसको, कहते हैं। अब देखिए इसको समझते हैं। अब मैं यहाँ कुछ शब्द लिख रहा हूँ, आप देखना, आप उसको तोड़ना कॉपी में। मैंने यहाँ पर लिखा दिल्ली, क्या लिखा? दिल्ली, बिल्ली, बच्चा, कच्चा, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए अपने दो को समझ लेते हैं। अब इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। जैसे देखो, जैसे देखो, द प्लस ई प्लस ल प्लस ल प्लस बड़ी ई है तो बड़ी ई आ जाएगी। आई बात समझ में? ये तो हो गया अपना दिल्ली का। बच्चे का और करके देख लेते हैं। ब प्लस ए प्लस च प्लस च प्लस लास्ट में क्या है, आ, तो आ कर देते हैं। आई बात समझ में? अब देखिए, वहाँ पर गुच्छ व्यंजन में क्या था, दो भिन्न व्यंजन थे, और द्वित्व व्यंजन में क्या होंगे, दो सेम व्यंजन आएंगे। अब देखिए यहाँ पर ल और ल सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं गुरुजी। यहाँ पर च और च सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं सर। तो ये क्या हैं? ये हैं अपने द्वित्व व्यंजन। अब देखिए, अरबी फारसी के शब्दों की हम बात कर रहे थे, तो उसमें क्या है कि कुछ शब्द तो बड़े प्यारे होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही प्यारे होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे एक शब्द है तारीफ। क्या है? तारीफ। तो किसी ने पूछा कि सर तारीफ किसे कहते हैं, तो सामने वाले ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, सुनिए जरा। जब किसी ऐसे शख्स की शख्सियत का दीदार हो, दिल इत्मीनान और खुशी के नाकाबिले बयां कैफियत से बहल जाए, और उसकी खातिर लबों पर खूबसूरत लफ्जों और अल्फाजों का इख्तियार हो जाए, जिसकी अदायगी के बाद उस शख्स के चेहरे पर एक मुस्कुराहट का दीदार हो, उसे ही तारीफ कहते हैं। ये है भाषा। जिसने भी बताया, मेरी दो पंक्तियां याद आ गई, मैंने आपको सुना दी। तो अब चलते हैं आगे। आपको ये समझ में आ गया होगा द्वित्व व्यंजन और गुच्छ व्यंजन, ठीक है। ये दोनों आपने कर लिए। अब हमने आगत स्वर कर लिए, आगत व्यंजन कर लिए, गुच्छ व्यंजन कर लिए, द्वित्व व्यंजन कर लिए। अब हम करते हैं कारांत। कारांत किसे कहते हैं? ये जब आगे हम हिंदी के अन्य टॉपिक करेंगे तो उसमें ये सारे के सारे काम आने वाले हैं, इसलिए इनकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं कारांत की ओर। किसकी ओर? लिखिए सर, ये नए नए शब्द पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। कारांत। अब कारांत किसे कहते हैं? अब कोई भी शब्द हम जब लिखते हैं तो कहीं ना कहीं उसका अंत होता है। क्या होता है? अंत होता है। वो अंत किस स्वर के साथ होता है, उसे ही कारांत कहते हैं। लिखिए, सामान्य अर्थ क्या होगा इसका? से समाप्त होने वाला। सामान्य अर्थ क्या है? से समाप्त होने वाला। से समाप्त होने वाला। अब इसके बारे में लिखिए, जब
कोई शब्द समाप्त होता है, क्या होता है? समाप्त होता है तो जिस स्वर से शब्द समाप्त होता है वह उस शब्द का कारांत होता है। वह उस शब्द का कारांत होता है। क्या होता है? कारांत होता है। अंडरलाइन कर लेना, कारांत होता है। क्या लिखेंगे? कारांत होता है। कैसे सर? देखिए, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। लिखिए, अब मैं यहाँ कुछ शब्द लिख रहा हूँ। जैसे लिखा मैंने राम, राधा, भवानी, और कुछ भी शब्द ले सकते हैं, बटाऊ। शब्द कोई भी हो सकता है, बटाऊ। उसके बाद लिख लेते हैं करते। करते भी क्या एक शब्द है? सार्थक शब्द है कि नहीं है? करते। उसके बाद क्या लिखेंगे? खुशबू। यानी कि कुछ भी लिख लें, यानी कि अन्य कोई भी शब्द है। बहुत सारे शब्द है, कोई भी शब्द। बस इतने ही शब्द आप समझाने के लिए मैंने लिखा आपको। अब देखिए, जिस स्वर से शब्द समाप्त होता है वह उस शब्द का कारांत कहलाता है। कैसे? कारांत देखो कहाँ से होते हैं? कारांत होते हैं अपने अकारांत। जितने भी स्वर हैं सारे के सारे कारांत होते हैं। अकारांत हो गया, फिर आकारांत हो गया। आई बात समझ में? आकारांत हो गया, फिर छोटी ई कारांत हो गया, है ना? तो ऐसे करते करते अपने चलते हैं औकारांत तक। कहाँ तक? औ, क्योंकि औ अपना स्वर है कि नहीं है? औ स्वर है अपना, तो इसलिए औकारांत। आई बात समझ में? यहाँ तक। अब देखिए, अब इनको देखिए, समझिए जरा। यहाँ पर राम, अब आपको पता है कि इसमें किसकी ध्वनि आ रही है? ए की ध्वनि। इसलिए राम क्या है? अकारांत शब्द है। कौन सा शब्द है? अकारांत शब्द है। राधा, आ, तो आ मतलब आ कारांत। आई बात समझ में? मैंने इसलिए अलग अलग लिखे हैं। भवानी, तो ये क्या हो जाएगा? ई कारांत। ये बड़ी ई कारांत हो जाएगा, ई कारांत। कौन सा? ई कारांत। बटाऊ, तो यहाँ पर स्वर ही आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? ऊ कारांत। क्या हो जाएगा? ऊ कारांत। आई बात समझ में? करते तो अकारांत, एक कारांत। आई बात समझ में? इसी प्रकार खुशबू, तो यहाँ पर आपको पता है कि वो बटाऊ, यहाँ पर भी वही सेम ही आएगा, ये वाला आ जाएगा ऊ कारांत। तो यहाँ तक आपके समझ में आया भी कारांत किसे कहते हैं। अब हम थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं मुक्ताक्षर के बारे में और बाध्याक्षर के बारे में। सर मुक्ताक्षर क्या होता है? बाध्याक्षर क्या होता है? तो ये आप आराम से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं आगे, मुक्ताक्षर और बाध्याक्षर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, लिखिए पहले बाध्याक्षर। बाध्याक्षर, अब देखिए, ऐसे व्यंजन वर्ण का ऐसे शब्द कर लो, ऐसे शब्द जो कहाँ समाप्त हो जाते हैं? हल पर समाप्त हो जाते हैं। अर्थात कई शब्द ऐसे हैं हिंदी में जो अंतिम में, जैसे अपने ई कारांत ऊ कारांत पढ़ा था, वो नहीं आता, यानी कि स्वर आता ही नहीं है। उसके शब्द के अंत में क्या लगा होगा? हल लगा होगा, ऐसे। ठीक है, उसे कहते हैं बाध्याक्षर। ठीक है, उसे झटके से बोला जाता है। जैसे श्रीमान, उसके नीचे न के जैसे श्रीमान लिखते हैं तो लास्ट में ये लगाते हैं, हलंत लगाते हैं, हल लगाते हैं कि नहीं लगाते? इसलिए वो क्या है? बाध्याक्षर कहलाता है। अब देखिए, थोड़ा सा लिख लीजिए आप, क्योंकि लिखा हुआ याद रहता है, बार बार लिखेंगे तो याद रह जाएगा। लिखिए, ऐसे शब्द जिनकी
जिनकी अंतिम ध्वनि क्या हो गई, स्वर रहित हो, उसे क्या कहते हैं, उसे बाध्याक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, बाध्याक्षर कहते हैं। बाध्याक्षर, मैं बाध्य अक्षर या बाध्याक्षर एक ही बात होता है। बाध्य अक्षर लिख दो या बाध्याक्षर लिख दो, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, बाध्य अक्षर ही बनेगा, बाध्याक्षर कहते हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है कि अगर नीचे हल नहीं लगाते हैं तो शब्द का अर्थ ही चेंज हो जाता है, अर्थ ही बदल जाता है। समश्रुति विनार्थक शब्द करेंगे उसमें बहुत सारे आएंगे, एक बार आपको यहाँ बता देता हूँ आज कि किस प्रकार अंतर चेंज हो जाता है। आई बात समझ में? या फिर आगे लिख लेना भी ऐसा शब्द जिसके अंत में क्या लगा हो, हल लगा हो। आई बात समझ में? चलो देखते हैं, अब कुछ शब्द लिख लेते हैं। जैसे मैं एक तो मैंने आपको बता दिया, लिखो श्रीमान। श्रीमान लिखते हैं तो यहाँ झटके से ऐसे वो नहीं बोलेंगे श्रीमान, नहीं, ए सम्मिलित नहीं करेंगे, श्रीमान बस। और लिखो बहुत सारे शब्द, जैसे लिखो परिषद। परिषद लिखते हैं तो क्या लगता है, दे के हल लगता है। इसी प्रकार जगत, क्या लिखेंगे, जगत, तो यह तय है, इसमें ए की ध्वनि नहीं आएगी। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, बाध्याक्षर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बाध्याक्षर। अब इसके साथ है मुक्ताक्षर। क्या है, मुक्ताक्षर। चलिए इसके साथ ही कर लेते हैं, बाद में दोनों का अंतर समझा दूंगा। चलिए लिखिए, यहाँ पर लिख लीजिए मुक्ताक्षर या मुक्त अक्षर। ठीक है, ऐसे शब्द जिनका अंतिम वर्ण स्वर हो। क्या हो, स्वर हो, उसे मुक्ताक्षर कहते हैं। उसे मुक्ताक्षर कहते हैं। आई बात समझ में? अब देखिए कैसे सर, अब मैं यहाँ कुछ शब्द लिख रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या हल लगा हुआ है, इसमें हल नहीं लगा होगा, अर्थात स्वर होगा। अंतिम वर्ण क्या होगा, स्वर होगा। जैसे खा, पी, ला, जा, रमेश, यानी इसमें क्या लगा है, इसके साथ आप ये लिख लो जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जगत। आई बात समझ में? अब क्या है कि इसमें स्वर है, अंतिम वर्ण क्या है, स्वर है, इसलिए ये मुक्ताक्षर कहलाते हैं, ये बाध्याक्षर कहलाते हैं, क्योंकि इसके अंत में क्या है, हल लगा हुआ है। अब क्या है, परीक्षा में ऐसे पूछ लिया जाता है। कैसे पूछ लिया जाता है, जरा देखिए। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि नीचे जो लिखूँ वो आपके समझ में आ जाए। चलिए देखिए, लिखिए। समश्रुति विनार्थक शब्द हैं दो, कौन कौन से, जगत हल लगा हुआ और एक ये जगत। अब इन दोनों का क्या अंतर है? अब ऐसे अंतर अपने हिंदी में लिखते हैं तो कई बार इन गलतियां कर देते हैं, पता नहीं चलता कि हल लगाना है या नहीं लगाना। तो इनका दोनों का बहुत बड़ा अंतर होता है। अब हम संसार जो लिखते हैं, जगत एक ही बात होती है, परंतु जगत और हल वाला जगत और बिना हल वाला जगत में बहुत अंतर होता है। तो देखिए इसका अर्थ क्या होगा भाई, इसका अर्थ होगा संसार। क्या होता है, संसार, जिसे हम विश्व के नाम से भी जानते हैं। आई बात समझ में? जिसे हम भुवन भी कह सकते हैं, है ना। बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे इसके। और ये जगत है कुएं का चौतरा। क्या होता है, कुएं का चौतरा, यानी ऐसे कुआं होता है। ठीक है, ये मैं एक छोटा सा कुआं बना रहा हूँ यहाँ पर। क्या बना रहा हूँ, कुआं बना रहा हूँ, मेरे से ऐसा ही बन रहा है, अभी आप समझ आना। अब इसके पास क्या है, पक्की ईंटों से एक कुछ स्थान बना होता है जिस पर महिलाएं या पुरुष बैठा करते हैं। ठीक है, जैसे बड़ी सारी लुगाइयाँ इकट्ठी हो जाए है, अरबी बाद में यहाँ पानी भरने की बारी ना आवे तो इंग ऊपर बैठ के इंतजार कर सके, भाई ये पहला भर लिया तो बाद में आपा भरा। तो ये स्थान है वो क्या कहलाता है,
जगत कहलाता है। और ये जगत जिसके नीचे हल लगता है वो क्या होता है? संसार होता है। यहाँ तक क्लियर आई बात समझ में? अब बढ़ते हैं आगे, चलोगे इसको आज कंप्लीट कर देते हैं। अब मैं आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु है वो बताने जा रहा हूँ। अब आप ध्यान से बने रहना मेरे साथ वीडियो में अंत तक। क्यों? परीक्षा में ऐसे पूछ लिया जाता है कई बार। अब परीक्षा में जैसे आगत व्यंजन पूछ लिए जाते हैं तो 4 ऑप्शन दे देता है। कौन कौन से? 1, 2, 3 और 4। ठीक है, यहाँ पर लिखा क, ख, ग, ज, फ, क और ज। अब आपको पता है कि अब आंख बंद करके कई बार ये लगा हाँ गैज है भाई, क्या है? गैज है। परंतु ध्यान रखना है कि क्या है कि अंत में नीचे क्या लगा होना चाहिए? नुक्ता लगा होना चाहिए, तल बिंदु लगा होना चाहिए। वो ही हमारा क्या होगा? वो ही हमारा आगत व्यंजन होगा, अन्यथा आगत व्यंजन नहीं होगा। ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आई बात समझ में? अब चलते हैं हम वर्णों के बारे में। जैसे मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया कि जैसे सरकारी स्कूल में घंटी होती है उसे हम बजाते हैं टन 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 टन, तो उसी प्रकार क्या होता है? र बोला जाता है। र बोला जाता है तो कंपन होता है। कंपन होने के कारण इसका एक नाम है प्रकंपित व्यंजन। क्या कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन या प्रकंपित। अब हम जो वर्णमाला हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लगभग समथी कंप्लीट हो गई। अब हमने जो वर्णमाला की है उसका थोड़ा सा निचोड़ हम देख लेते हैं छोटे से बिंदु के साथ। चलिए देखिए, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जैसे हिंदी वर्णमाला के वर्ण लिखिए। हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला के वर्ण। अब हम यहाँ पर 52 वर्णों की ही बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हिंदी वर्णमाला जितने 52 वर्ण हैं उनकी ही बात करेंगे। देखिए, स्वर वर्ण 11, ठीक है, इनको 2 भागों में बांटा गया। मूल स्वर कितने? 4। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कितने? 11। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, 1 नंबर, 2 नंबर पर आता अपना स्पर्श व्यंजन। कौन सा आता है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं मैंने आपको बताए? 25। हम कहेंगे मूल स्पर्शी व्यंजन। मूल स्पर्शी व्यंजन 5 वर्ग होते हैं। पंचमाक्षर को छोड़ दें तो पीछे कितने बचते हैं? 16। तो मूल स्पर्शी व्यंजन कितने हो गए अपने? 16। परीक्षा में नासकीय जो व्यंजन है उनका क्रम पूछ लिया जाता है। कई बार क्या पूछ लिया जाता है? क्रम पूछ लिया जाता है। मैंने नेट का एग्जाम दिया था, जब मेरी नेट क्लियर हुई थी तो उस समय भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि नासकीय जो व्यंजन वर्ण है उनका सही क्रम क्या है। तो सही क्रम इनका होगा, इसको हम अंग नहीं कहेंगे भाई, ध्यान रखना। क्या बोलेंगे? ग। ये पूरा नहीं होता, बस ये कहाँ से बोला जाएगा? तालु से बोला जाएगा। इसका ध्यान रखना भी। इसका उच्चारण स्थान जब आप इसको सही करके बोलेंगे तो ध्वनि अनुस्वार रहेगी, परंतु उच्चारण स्थान क्या रहेगा? तालु रहेगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं? यह, इसके बाद न, इसके बाद न और इसके बाद मैं। ये अपना नासकीय व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान सही है। नासकीय व्यंजन। आई बात समझ में यहाँ तक? नासकीय व्यंजन के बाद अपना आता है कौन सा? अंतस्थय व्यंजन। कौन सा व्यंजन? अंतस्थय व्यंजन। लिख लीजिए नंबर 3। नंबर 3 अंतस्थय व्यंजन। अंतस्थय व्यंजन अपने कितने थे? आपको लिखवाया 4। कौन कौन से? यारलव। वैसे याद रही तो यारलव तो याद रह जाएगा, जैसे ये तो याद रहता ही है ना, तो इसलिए लिख लेना यारलव। यार, ल और व। अब देखिए, अब हम ये 4 करेंगे। इसके नीचे ये व्यंजन है, इसके नीचे ये हल लगेगा भी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इस र की। यह र कंपन के साथ ध्वनि उत्पन्न करता है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? र के अन्य नाम क्या हैं भी? र के अन्य नाम, यही नाम परीक्षा में पूछ लिया जाता है। निम्न में से
प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? ठीक है ना। तो लिखिए, अन्य नाम 2-3 नाम है, लिख लीजिए। प्रकंपित वर्ण। इसके बाद लिखिए, इसे कहते हैं लुंठित वर्ण। लुंठित वर्ण। इसके अतिरिक्त इसका एक और नाम है भाई, क्या कहते हैं इसको? लोड़ित वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोड़ित वर्ण। लोड़ित वर्ण। आई बात समझ में? अब परीक्षा में ये पूछ ले लुंठित वर्ण कौन सा है, लोड़ित कौन सा है, प्रकंपित कौन सा है, तो आपको ये बताना है। इसके बाद आता है अपना लय। कौन सा आता है? लय। लय को पार्श्विक कहते हैं भी। क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन। क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं लय को। यहाँ तक क्लियर? अब आता है अपना ऊष्म व्यंजन। कौन सा? मैं छोटा करता जाऊंगा, बस अंत में आप लिखते रहना, क्योंकि लास्ट में देखेंगे इसको एक दृष्टि में। लिखिए नंबर 4 पर ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं अपने? 4। कितने हो गए? 4। कौन कौन से? स दुए वाला यानी कि तालु स, षटकोण मूर्धा वाला, स्लेट दांत वाला, और इसके साथ है। ये अपने 4 हो गए ऊष्म व्यंजन। ठीक है। अब इसके अतिरिक्त 4 होते हैं संयुक्ताक्षर। क्या होते हैं? संयुक्ताक्षर। लिख लीजिए भाई, संयुक्ताक्षर। ठीक है। संयुक्ताक्षर कितने हो गए? 4। कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञानी बाबा और श्र। ये अपने 4 क्या हो गए? संयुक्ताक्षर हो गए। इसके अतिरिक्त और क्या बच गया? इसके अतिरिक्त अपना और बच गया द्विगुण व्यंजन। क्या बच गया? द्विगुण व्यंजन। नंबर 6 पर लिखिए, क्या लिखेंगे? द्विगुण व्यंजन। क्या बच गया? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन आपको बताया मैंने आपको, क्या? ढ और ढ। ठीक है। तो द्विगुण व्यंजन कितने हो गए? 2। कौन कौन से? ढ और ढ। ठीक है। अब एक और बच गया अंत में 7 नंबर अपना, कौन सा? अयोगवाह। ये बच गया। ये कितने होते हैं सर? ये आपको पता है 2 होते हैं। इसे एक को तो कहते हैं अनुस्वार और एक को कहते हैं विसर्ग। अर्थात ऐसे लिखते हैं इसको ऐसे लिखते हैं। ये व्यंजन द्वारा भी ढोए जाते हैं और स्वर द्वारा भी ढोए जाते हैं। तो अपने देखिए टोटल कितने हो गए भाई? अपने यहां पर कर लेते हैं टोटल एक साइड में। देखिए स्वर अपने कितने हो गए? 11 स्वर हो गए। स्वर कितने हो गए? 11। व्यंजन कितने हो गए? कौन से? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हो गए अपने 25। अंतस्थय व्यंजन कितने हो गए? अंतस्थय व्यंजन कितने हो गए? 4। ऊष्म व्यंजन कितने हो गए? ऊष्म व्यंजन हो गए अपने 4। इसके बाद द्विगुण व्यंजन कितने हो गए? 2। इसके बाद अयोगवाह कितने हो गए? अयोगवाह कितने हो गए? अयोगवाह हो गए 2। अब इनको गिनिए भी, 11, 25, 36, 36 और 4, 40, 40 और 4, 44, 44 और 2, 40, 40 और 2, 48, 48 हुए। ये 4 तो फिर 2 4 बच गए। 4 कौन से बच गए अपने? देखिए स्वर आ गए 11, स्पर्श व्यंजन आ गए, अंतस्थ आ गए, ऊष्म आ गए, द्विगुण आ गए, अयोगवाह आ गए। हाँ एक और रह गया अपने ये 5 नंबर वाला संयुक्ताक्षर। क्या रह गया? संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर कितने हो गए अपने? 4। और हिंदी वर्ण वाला में टोटल वर्ण हो गए 52 वर्ण। ये हमारी प्यारी सी हिंदी, इनके बारे में हमने जाना शुरू से लेके अंत तक भी होता क्या है। ये हिंदी का अपना आधार था, बेस था। ठीक है। अब हम करेंगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि करेंगे तो व्यंजन संधि के लिए अपने शब्दों की शुद्धि भी पता होनी चाहिए। तो अब हम करेंगे शब्द शुद्धि प्रारंभ, इसके बाद करेंगे व्यंजन संधि। तो मित्रों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो
तो मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।